हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे थे एसएससी जीडी का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर और आज पेपर 10 है। मतलब हम लोग 9 पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पेपर हुआ था 3 दिसंबर 2021 को और ये शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग 9 पेपर कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो सारे पेपर्स डिस्कशन किए होंगे, देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे और आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं इस सेशन को और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। और पीडीएफ इसी के साथ अटैच है, आप लोग पीडीएफ सॉल्व करने के बाद ही डिस्कशन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एरर का है। स्लैश लगते ही आपको अंदाज़ा लग जाता होगा ये किस चीज़ का पेपर है, एरर वाला पेपर है। चलो देखते हैं। पहला पार्ट लिखा हुआ है रेडियम इज़ वन ऑफ, आगे लिखा है द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, फिर लिखा है इन द वर्ल्ड। ठीक, अब वन ऑफ जब लगाते हैं हम लोग, आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं, नाउन वाले पोर्शन में हमने बताया था कि वन ऑफ है, नन ऑफ है, ईच ऑफ है, एनी ऑफ है। तो ये सब जब लगा होता है तो इसके बाद जो नाउन लगता है वो कैसा लगता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है। ठीक है, वन ऑफ। तो वन ऑफ का मतलब हो गया एक बटा। अब एक बटा नीचे क्या होगा, प्लूरल नंबर ही तो आएगी एक के नीचे। ठीक है, तो वन मोस्ट वैल्यूएबल मेटल की जगह क्या होना चाहिए, मेटल्स होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल्स। तो कौन सा आंसर हो गया, ये मेटल वाला पोर्शन गलत हुआ। तो आपका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि ये खाली जगह है। ठीक, फेलर है। आगे आ जाओ। ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ डैश रिलेशनशिप। एक डैश रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, तो कैसे रिश्ते के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, खराब रिश्ते के लिए, जाहिर सी बात है अब ट्रस्ट को इम्पोर्टेंट एलिमेंट मानोगे तो ये रिश्ता कैसा होगा, एक अच्छा रिश्ता होगा। तो यहाँ मतलब क्या होता है, गुड साउंड वाला कोई वर्ड हमें लगाना है, अच्छा वर्ड यूज करना है। अब देखना है कि फिट रिलेशनशिप होता है, बात तो ठीक है। फिट रिलेशनशिप या हम्बल रिलेशनशिप या साउंड रिलेशनशिप या काइंड रिलेशनशिप। तो फिट जो होता है ना, हेल्थ से रिलेटेड होता है तो रिलेशनशिप में नहीं लगेगा। हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता था, फिट रिलेशनशिप नहीं होगा। हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है। हम्बल रिलेशनशिप हम्बल नहीं होती है और काइंड नहीं होता है। रिलेशनशिप क्या होता है, साउंड रिलेशनशिप होता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि साउंड तो मतलब आवाज़ होता है, साउंड रिलेशनशिप मतलब आवाज़ वाला रिलेशनशिप, मतलब जिसमें लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसा नहीं है। साउंड जो है ना वो दो सेंस में आता है। अगर ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है आवाज़, नॉइज। नॉइज़ कहना ठीक नहीं है यार, किसी भी तरह की वॉइस या आवाज़ होती है। ठीक है, आवाज़ है। और इसका जो दूसरा मतलब होता है साउंड का, वो मतलब होता है ना गुड। और गुड किस सेंस में यूज किया जाता है, गुड हेल्थ है तो हम कहते हैं साउंड हेल्थ। नॉलेज अच्छी है तो कहते हैं साउंड नॉलेज। ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा है तो क्या कहते हैं, साउंड रिलेशनशिप। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या हुआ इसमें, साउंड रिलेशनशिप। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इडियम दिया हुआ है। अब इस इडियम में हमें क्या करना है कि मीनिंग बतानी है फार एंड वाइड का। फ्रॉम फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर से। क्या होगा, दूर दूर तक या दूर दूर तक। ठीक है, ये होता है। तो मतलब होगा, अब दूर दूर तक होगा तो किधर होगा, इधर 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 चारों तरफ होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक तरफ थोड़े ना होगा, दूर तरफ। तो फ्रॉम समवेयर कहीं से बिल्कुल नहीं होगा। फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हाँ ये हो सकता है। फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस, फार ऑफ प्लेस मतलब यहाँ है, यहाँ से। तो ये एक जगह होती है, कोई एक प्लेस होती है वहाँ से, बहुत दूर से। और फ्रॉम अ नियर बाई प्लेस मतलब बहुत नज़दीक से, तो ये दोनों भी नहीं आएंगे। फ्रॉम फार एंड वाइड का मतलब हुआ दूर दूर तक, तो ये चारों ओर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया इसमें, 2 वाला हो जाएगा। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से इडियम का क्वेश्चन है और अब की बार क्या दे रहे हैं इस इडियम में, अलाइव एंड किकिंग। अलाइव का मतलब क्या होता है, जीवित, एंड किकिंग मतलब पैर चलाता हुआ। इसका मतलब हो गया एक्टिव, हेल्दी और जो अच्छा काम कर रहा हो। तो पहला ऑप्शन देख लो तो क्या दिया हुआ है, हेल्दी एंड डूइंग वेल, तो यही हो जाएगा अलाइव एंड किकिंग। दूसरा देखो, मनी अर्नड इन रिटर्न, अरे लिटिल वर्क के बदले में जो पैसा मिलता है वो थोड़े होगा। स्ट्रिक्ट एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ये भी नहीं होगा। स्टाउट एंड चुब्बी, ये भी नहीं होगा जी। चुब्बी मतलब जिसके गाल लटके लटके से होते हैं, बड़े बड़े क्या फूले फूले लटके लटके, उसको चुब्बी कहा जाता है, ये होगा नहीं। अलाइव एंड किकिंग का मतलब हुआ कि जो हेल्दी हो, एक्टिव हो, काम कर रहा हो, सक्रिय हो, उसको कहते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका सुटेबल होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो ये है ग्रामेटिकल एरर का। स्लैश देख के लग जाता है।
लगा आई थॉट द एक्ट्रेस, मैंने सोचा इस एक्टर को टू बी सी बट आई वॉज नॉट श्योर, तो टू बी सी नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा टू बी हर, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या करना है, दिख तो रहा ही है, ये खाली जगह दिया हुआ है। तो डॉक्टर्स क्लिनिक इज डैश टू माई हाउस, अब ये देखना है कि टू किसके साथ लग सकता है। एडजंक्ट टू नहीं होता, एडजंक्ट का मतलब होता है ना सहायक, तो यहाँ सहायक का सेंस ही नहीं है, काटो इनको। फार अवे के साथ क्या लगता है, फ्रॉम, ठीक है, फार अवे के साथ फ्रॉम लगता है, मतलब मेरे डॉक्टर का क्लिनिक मेरे घर से बहुत दूर है, हो तो जाता ठीक है, लेकिन अगर टू की जगह फ्रॉम लगा होता तो अब ये भी नहीं लगेगा। एडजेसेंट के साथ क्या लगता है, टू लगता है, और मतलब क्या होता है, पास में, ठीक है, तो पास में ये कौन सा लग जाएगा, सी वाला होगा। अकिन का मतलब क्या होता है, सिमिलर, ठीक है, क्या होता है, अकिन का मतलब अलाइक या सिमिलर होता है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस वाले का कौन सा हुआ, इस वाले का हो गया आपका थर्ड वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या बताना है आपको, एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है, अबंडेंट का। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रचुर। प्रचुर समझ रहे हो हिंदी में, प्रचुर का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा। तो अबंडेंट का क्या मतलब होता है, अबंडेंट का प्लेंटी हो सकता है, क्या हो सकता है, प्लेंटी हो सकता है। अबंडेंट का प्लेंटी के अलावा एम्पुल हो सकता है, ठीक है, एम्पुल हो सकता है। अलॉट ऑफ कह दे तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये सब साइनोनिम है इनके। और अपोजिट क्या होगा, अपोजिट में कम के लिए लगाना होगा, बहुत कम। तो स्पेसियस का मतलब खूब जगह वाला होगा, ये होगा नहीं। डेवियस, यहाँ ये लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। टिमोरस, अब देखियो डेवियस का मतलब जानते हो, डेवियस मतलब होता है चालाक, तो यहाँ चालाक का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। और टिमोरस का मतलब होता है कातर, बहुत ही दयालु, जिसे देखकर दया आ जाए आपके मन में, टिमोरस हो जाएगा। तो इन दोनों का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। स्पेसियस जगह के लिए होगा, काफ़ी हद तक सिमिलर हो गया। इनसफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जो पर्याप्त ना हो। और अबंडेंट का मतलब क्या हुआ, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, ठीक। अब आप आगे आना रिलेशन देखने में, मैं एक बार फिर से देख बता रहा हूँ आपको। अबंडेंट का मतलब आपको आवश्यकता से बहुत ज़्यादा होगा, इनसफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, आवश्यकता से बहुत कम होगा। तो यही आपका एंटोनियम हुआ। तो आंसर कौन सा हो गया, 4। बाकी इन दोनों का रिलेशन ही नहीं है कोई, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्या कह रहा है 8, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, और ये अंडरलाइन करके दिया हुआ। क्वेश्चन टैग का मामला फिर से आ गया। क्वेश्चन टैग क्या है कि सी हैज़ वन यंगर सिस्टर, ये हैज़ लगा है, कौन से सेंस में है, पजेसिव के सेंस में है। खाने पीने के सेंस में होता है तो हैज़ के बदले हम डू डज डिड लगाते हैं, लेकिन पोजीशन के सेंस में आता है तो हैज़ का हैज़ है भी लगता है, ठीक है। तो पहली बात तो इस हैज़ का डज नहीं होना है, यहाँ क्या है हमारी हैज़ है, तो ये डज नहीं होगा। दूसरी बात ये है, ये अफर्मेटिव में है, यहाँ नॉट नहीं लगा है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, नॉट हमें लगाना होगा। तो हैज़ होगा, हैज़ और हैज़ में नॉट लगाओगे तो क्वेश्चन टैग का नॉट ऐसा लगता है हैज़ंट, तो हैज़ंट होगा और सी का सी लग जाएगा। तो हैज़ंट सी किस में दिया हुआ है, हैज़ंट सी, ये नहीं होगा, हैज़ सी नहीं होगा, तो ये हो गया हैज़ंट सी, आपका चौथा वाला ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन टैग के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल पूछा गया है करीब करीब। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर देखो स्लैश लगा दिख रहा होगा, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, ढूंढते हैं। सी आस्क्ड हर टीचर, उसने अपने टीचर से पूछा दैट इफ सी कोड। देखो भैया, जब आस्क्ड लगा होता है तो दैट नहीं लगा होता, इनडायरेक्ट बनाते हैं। जब क्वेश्चन का इनडायरेक्ट बनाते हो, इंटरोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाते हो, तो कनेक्टर क्या लगता है, इफ लगता है, दैट नहीं लगता है। तो ये मिल गया आपको आंसर, कौन सा वाला गलत हुआ, ये 3 वाला सही होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्या है, सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10, क्या राइम है। आगे आ जाओ, बताना क्या है आपको, साइनोनिम बताना है। साइनोनिम किसका, टर्बुलेंट का। टर्बुलेंट का मतलब होता है बहुत ही वायलेंट, बहुत ही हिंसक, बहुत ही प्रचंड। अब आया एक वर्ड इसके लिए, प्रचंड, ये होता है। तो ऑर्डर्ड का मतलब होता है बहुत क्रम से व्यवस्थित नहीं होगा। पीसफुल मतलब शांत, अपोजिट हो जाएगा। वायलेंट का मतलब हिंसक हो जाता है, ये लग सकता है। नॉन वायलेंट अपोजिट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, 3 वाला हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग गलत हो। फ्लेम की स्पेलिंग सही है, फ्लॉक की सही है, फ्लोर की गलत है। क्या होता है इसमें, FLOOR, क्या होगा, FLOOR, यही सही।
गलत है और ये सब सही है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? जो सही है वो तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर कौन सा होगा? 3 वाला होगा। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है जिसकी स्पेलिंग गलत है वही आपका आंसर होगा। ठीक, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखो, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, ये अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं, क्वेश्चन बड़ा है, आप जान गए ही हैं कि क्या हमें करना है, तो यहाँ से देखो। ठीक, पोइट्री कैन बी द वॉइस ऑफ आवर फीलिंग्स, पोइट्री हमारी फीलिंग्स की आवाज़ बन सकती है। कब? इफ़ आवर माइंड्स आर स्पीचलेस विद ग्रीफ और जॉय, जब हमारा माइंड खुशी या गम से स्पीचलेस हो जाता है। ठीक, तब भी पोइट्री हमारी फीलिंग्स की आवाज़ बन सकती है। अब बताओ तो यहाँ क्या हो गया ना, तब भी के लिए क्या लगाओगे? इफ़ नहीं लगाओगे, इवन व्हेन लगाओगे। ठीक है, इवन व्हेन। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन होगा इसका। ये तो गलत हो गया, इवन लगेगा नहीं, विरोध बता देगा, आल्सो लगेगा नहीं, विरोध, ये वो आगे एक पैरेलल बढ़ा देगा। ठीक है, तो इवन व्हेन, इफ़ की जगह क्या होगा? इवन व्हेन। पोइट्री कैन बी द वॉइस ऑफ आवर फीलिंग्स इवन व्हेन आवर माइंड्स आर स्पीचलेस विद ग्रीफ और जॉय, उस समय भी जब हमारा मन स्पीचलेस हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाओ। अब आया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर एक बार आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक, किसी एनिमल की डेड बॉडी को क्या कहते हैं? तो देखो, डेड बॉडी दो होती हैं, करकास होता है एक, ठीक, एक करकास होता है और एक कॉप्स। लिखा तो है दोनों जी, हम फिर लिखने की क्या ज़रूरत है। देखो, करकास का मतलब होता है डेड बॉडी एनिमल की, ठीक, आंसर तो हो गया। अब कॉर्प्स क्या होता है? ह्यूमन की डेड बॉडी को कहते हैं। ठीक है, और कैडवर क्या होता है? ये भी ह्यूमन की डेड बॉडी के लिए होता है, लेकिन ये किसका होता है? मेडिकल के स्टूडेंट जब उस पर सीखते हैं तो, ठीक है, उसको कैडवर कहते हैं। जैसे जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं MBBS या इन सब के, तो उनको डेड बॉडी दी जाती है जिस पर वो लोग अपना प्रैक्टिकल करते हैं, तो उस डेड बॉडी को कैडवर कहते हैं। ठीक है, वैसे डेड बॉडी को, ह्यूमन डेड बॉडी को कॉप्स कहते हैं और जानवर की डेड बॉडी को करकास कहते हैं। कैडेंस तो ताल होता है जो म्यूजिक में होता है ना, उतार चढ़ाव, उसको कैडेंस कहा जाता है। मिलता जुलता था सब सी वाले, तो दे दिया यहाँ पे आपको गुमराह करने के लिए। वैसे आंसर कौन सा होगा इसका? करकास 1 वाला आंसर होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या है 14 में? ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। देखो, ये लिखा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस की कोई ब्रांच विच डील्स विद एक्लेजियास्टिकल सेलेस्टिकल बॉडीज है। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडीज मतलब होता है जो अंतरिक्ष में है, हेवनली बॉडीज हैं जो अंतरिक्ष में पिंड घूम रहे हैं, उनको कहा जाता है। जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो गए जो स्पेस में घूम रहे हैं, जो मौजूद हैं वहाँ पर, उनकी स्टडी को, उस साइंस की उस ब्रांच को क्या कहते हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करती है। ठीक है, तो आपको आंसर आ रहा होगा 2, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रो तो लगेगा ही, जहाँ भी सेलेस्टियल बॉडीज़ लगा दिया तो इसके लिए रूट वर्ड हो जाता है एस्ट्रो, आपको ये एस्ट्रो लगाना ही लगाना है। अब एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी, तो पहले देखो एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? ये साइंस है, नक्षत्रों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, जो नक्षत्र होते हैं, उनके मूवमेंट का इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, क्या होगा इनका? इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, जैसे बृहस्पति मंगल में प्रवेश कर गए, मतलब इस तरह का होता नहीं, जिसको ज्योतिष कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ज्योतिष होता है। तो नक्षत्रों के मूवमेंट का ह्यूमन पर इफेक्ट होता है। और एस्ट्रोनॉमी साइंस है जो स्पेस में रिसर्च करते हैं, बताते हैं कि किस स्टार की, किस प्लैनेट की क्या मूवमेंट हो रही है, वो हो गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 1 वाला होगा। 2 वर्ड और बचे हैं, उनको भी कहो बता देते हैं। ठीक है, माइथोलॉजी क्या होती है? वो देवी देवताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो माइथोलॉजी होती है। और मीटीरियोलॉजी क्या होती है? मौसम विज्ञान कहते हैं इसको। क्या होता है ये मौसम विज्ञान होता है। समझ गए? ये चारों आंसर। अच्छा, लॉजी से रिलेटेड हमारे 2 वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, किससे?
लॉजी, यही जो अध्ययन, ये सब जो चीज़ें अभी पढ़ रहे हो, इन्हीं से रिलेटेड हमारे 2 वीडियोस पढ़े हुए हैं, और दोनों का लिंक, दोनों का क्या, एक का लिंक दे दे रहा हूँ, पहले वाले का दे दे रहा हूँ, दूसरा वाला आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसी से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ, यहाँ ऊपर भी देखो तो यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है, तो देख लेना इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या कह रहे हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। किसकी, देखो अप्लाइंसेस की तो स्पेलिंग सही है, अब सही है तो ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। सर्किट फिजिक्स में है, ये भी स्पेलिंग सही है। फेनामेनन, ये सब ये भी सही है, ये सही हो गए तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर एसोसिएटेड, इसकी स्पेलिंग गलत है, मतलब यही आपका आंसर होगा। एसोसिएटेड की स्पेलिंग क्या होती है, ASSOCIATED। तो ये जो एस लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसकी जगह क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहे हैं, ही डैश अ क्लेवर प्लान टू सेफ गार्ड हिज सीक्रेट। अपने सीक्रेट को, अपने राज को, अपने रहस्य को बचाने के लिए उसने एक बहुत ही क्लेवर प्लान सोचा। तो प्लान सोचने के लिए क्या होता है, इमेजिन होता है, बिल्कुल प्लान इमेजिन नहीं किया जाता। प्लान डिवाइस किया जाता है, यस डिवाइस किया जाता है। प्लान क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल नहीं है। प्लान के पहले प्लान्ड लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अगर ये प्लान यहाँ पर लिखा है तो फिर हम प्लान्ड वर्ब नहीं लगाएंगे। अगर प्लान्ड को वर्ब लगा देते तो इस प्लान को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या लगाएगा, डिवाइज्ड अ प्लान। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्या करें, एब्सोल्यूटली का क्या बताना है आपको, साइनोनिम बताना है। एब्सोल्यूटली का मतलब क्या हुआ, एकदम पक्के तौर पर। क्या कहते हैं, पक्के तौर पर। जैसे हम लोग कहते हैं पक्का, तो वही होता है पक्का, कल मिलोगे पक्का, यही वाला होता है। तो जनरली होगा तो सामान्य रूप से होता है, पक्का वाला नहीं होगा। डाउटफुली अपोजिट हो जाएगा। डेफिनेटली, हाँ ये होता है डेफिनेटली, मतलब पक्का, श्योर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। क्वेश्चनेबली मतलब जिस पर डाउट होता है। चलो आंसर हो गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आ जाओ बच्चा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वंस मोर स्टेटमेंट पढ़ो। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड सफरिंग। एक ऐसा समाज, एक काल्पनिक है, ध्यान रखना, एक काल्पनिक समाज जहाँ पॉवर्टी, गरीबी या कष्ट है ही नहीं, उसको क्या कहोगे, यूटोपिया। ठीक है, काल्पनिक दुनिया। पैराडाइज स्वर्ग होता है, ईडन स्वर्ग होता है, हेवन स्वर्ग होता है, ये काल्पनिक नहीं। काल्पनिक दुनिया जहाँ दुख कष्ट कुछ ना हो इंसानों की, उसको यूटोपिया कहा जाता है। सर टॉमस मोर ने एक बुक लिखी थी यूटोपिया, उसी पर बेस्ड है ये वर्ड। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है डिसुएड। डिसुएड का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना। ठीक है, कि कोई काम करने जा रहा है, कोई, जैसे किसी बच्चे ने कहा हमें इंजीनियरिंग करना था, तुमको आ रहा है इंजीनियरिंग में कोई फ़ायदा नहीं, बहुत से लोग इंजीनियरिंग में करके टहल रहे हैं। तो ये क्या करा, आपने उसको इंजीनियरिंग करने से डिसुएड कर दिया। ठीक है, तो वो होता है डिसुएड करना। प्रिवेंट का मतलब रोकना, तब तो ये साइनोनियम हो गया। डिस्करेज मतलब उसको डिस्करेज करना, ये साइनोनियम हो गया। परसुएट का मतलब उकसाना, हा, ये मिला आपको एंटोनियम। डिसुएड का एंटोनियम क्या होगा, परसुएड होगा। काउंसिल का मतलब क्या होता है, उसको समझाना, किसी को सलाह देना, समझाना आता है। तो ये भी तो लेकिन ये एंटोनियम में नहीं आएगा। काउंसिल मतलब होता है किसी को सही बात की राय देना, तो ये उकसाना या वो नहीं होगा, परसू करना नहीं होगा। आंसर सही वाला कौन होगा, आंसर सही इसका होगा थर्ड वाला। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फिर वही नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये अंडरलाइन किया हुआ है। लिखा सी मेड द चिल्ड्रेन टू क्लीन देयर रूम प्रॉपरली। सी मेड द चिल्ड्रेन, एक बात आप लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ा तो ज़रूर होगा। जैसे मेक लिखा होता है, ठीक है, या बिड लिखा होता है, मिड है, बिड है, या लेट लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई पर्सन आएगा, तो फिर इसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो गलती क्या होती है ना, फिर ये टू नहीं लगेगा इसमें। बेयर इन्फिनिटिव, आपने वर्ड सुना है, बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होती है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर इन्फिनिटिव क्या होती है, इसमें टू नहीं लगता। तो हमारे पास जो मेक होती है, मेक है,
बिड है, लेट है, इन्हें कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो मेक, बिड और लेट ये कॉजेटिव वर्ब हैं। इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज की जाती है, मतलब इन्फिनेटिव का टू नहीं होगा। अब आ जाओ, सी मेड द चिल्ड्रन टू क्लीन, ये मेड लगा है ना, सी मेड द चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो गया, टू क्लीन का टू नहीं होगा, केवल क्लीन होगा। तो ये क्या होगा आपका पहला वाला आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। करना क्या है, शकल देख के पता लग रहा होगा आपको कि ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, इसलिए स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, ऊपर कर दे रहा हूँ। आ जाओ नीचे। इसको करने के लिए आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। पैराग्राफ पढ़ो, लिखा है प्रोड्यूसिंग सिल्क इज़ अ डैश प्रोसेस, सिल्क प्रोड्यूस करना एक डैश प्रोसेस है। तो जाहिर सी बात है, लेंदी कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। एंड डिमांड्स क्लोज इंटेंशन, इसमें क्लोज अटेंशन की ज़रूरत होती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या होगा, आप पूरा प्रोसेस समझाएंगे। फर्स्ट, क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वर्म नीड टू बी डैश, जो सिल्क वर्म को क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है खाने वाने के लिए, वो कैसी होनी चाहिए, बहुत डैश बढ़िया, मतलब अच्छा कर समझाएंगे ना, यहाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या होगा, द वर्म्स नीड टू बी केयरफुली हैंड रियर्ड, ये जो वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं रेशम के, इनको बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा करना पड़ता है। इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल सिचुएशन कंडीशन कुछ यहाँ आएगा, बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल, मतलब वहाँ एनवायरमेंट बराबर बदल ना रहा हो, अगर बदल रहा होगा तो आपको एसी वेसी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन सिचुएशन, ऐसा कोई वर्ड यहाँ आएगा। कब तक, टिल द प्यूपी, प्यूपी प्यूपा का सिंगुलर होता है, प्यूपी सॉरी प्यूपा का प्लूरल होता है, प्यूपी स्पिन द सिल्क ककून्स, जब तक कि जो प्यूपा होते हैं वो सिल्क के ककून को बुनना ना शुरू कर दें। अच्छा, द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड, उसमें से जो सिल्क निकाला जाता है वो ह्यूमन हैंड, हाथ से निकाला जाता है, मशीन से नहीं निकाला जाता। एंड डैश वोमेन इनटू फैब्रिक, अब ये अगला काम हो गया ना, पहले इसको निकाला जाएगा, निकालने के बाद फैब्रिक में बुना जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एंड या देन, इस तरह का कोई वर्ड आएगा। द ट्रेडिशनल हैंडलूम सिल्क, जो परंपरागत हैंडलूम सिल्क होता है वो हमेशा जो पावर लूम वाला सिल्क होता है उससे अच्छा माना जाता है। ठीक है, इन देयर इंडिविजुअलिटी कैरेक्टर एंड डैश ब्यूटी, तो यहाँ कैसी ब्यूटी होनी चाहिए, कुछ शानदार, अच्छी, सुंदर, ऐसा कोई एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले वाले में क्या लगाओगे, जो सिल्क प्रोड्यूस करना है उसका प्रोसेस क्या होगा, वर्थी प्रोसेस होगा, फिल्दी प्रोसेस होगा, फ्रोथी प्रोसेस होगा, लेंथी, तो लेंथी प्रोसेस होता है, कॉम्प्लिकेटेड और जटिल होता है। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22, और ये हो गया फिलर नंबर 2। फिलर नंबर 2 में आओ। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि सिल्क वर्म नीड्स टू बी डैश, सिल्क वर्म को जो देखो तो क्या करते हैं, कहते हैं ना रेशम के कीड़ों की खेती की जाती है, तो खेती, अब इनको पालना पोसना, रेशम के कीड़ों को डेवलप करने को क्या कहते हैं, कल्टीवेशन कहा जाता है। तो ये कल्टीवेटेड किया जाएगा। ठीक है, चैनल्ड नहीं, कवर्ड, क्लबर्ड का मतलब पीटना होता है, इसको तो पीटा थोड़े जाएगा ना, ये भी गलत हो जाएगा। चिसल्ड मतलब छेनी, सुना है ना, छेनी से, छेनी लगा के हथौड़ी से ठोक ठोक के उसको तराशना, तो ये भी नहीं आएगा। तो फिर यही होगा कल्टीवेटेड। ठीक है, आप रेशम के कीड़ों की खेती करेंगे, कल्टीवेटेड होगा। अगला वाला जो फिलर है, फिलर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या लगाना है आपको, यहाँ आया तो था ना, इन कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन सिचुएशन जैसा कोई वर्ड आना चाहिए। तो फिक्सिटेशन नहीं होगा, एक्सिलरेशन नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होगा, कंडीशंस होगा, ये थर्ड वाला हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ चौथे पे, फिलर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 24, क्या लगाना है इसमें, ये कहा था ना कि दो प्रोसीजर दे रहे हैं ना, कि द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमन हैंड से सिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एंड लगा ही दिया, तो एंड के साथ फिर एंड तो लगा नहीं पाएंगे, उसमें तो मैंने बोल दिया था एंड लगेगा। एंड डैश वोमेन इनटू फैब्रिक, तो एंड के बाद एंड ओनली, एंड बट, एंड देन, हाँ देन होगा, एंड देन। ठीक है, और तब जाके इनको फैब्रिक में बुना जाता है। ठीक है, इस देन का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ आज का आखिरी क्वेश्चन, फिलर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 25। आखिरी वाले में क्या है, एंड डैश ब्यूटी, तो जो हैंडलूम का सिल्क होता है वो पावर लूम के सिल्क से किस मामले में, इंडिविजुअलिटी के मामले में, कैरेक्टर के मामले में, और डैश ब्यूटी के मामले में उससे सुपीरियर ही होता है। तो कैसी ब्यूटी, क्लासिक ब्यूटी या ड्रामेटिक ब्यूटी या ड्रास्टिक ब्यूटी या आर्टिक ब्यूटी। तो ड्रास्टिक ब्यूटी और आर्कटिक ब्यूटी नहीं होगी, ना तो ड्रामेटिक ब्यूटी, बल्कि क्लासिक ब्यूटी के मामले में वो उससे
मतलब हैंडलूम वाला सिल्क पावरलूम वाले सिल्क से बेहतर होता है, उससे 20 ही बैठता है, गांव की भाषा में कहते हैं ना, उस पर 20 बैठता है। 20 बैठना मतलब सुपीरियर होना, भारी पड़ना, ठीक है। अब आ जाओ कि हम लोग कितने कर चुके, ये है हमारा 10वां सेट। 10वें सेट के 25 क्वेश्चन आप कहेंगे हर बार लास्ट में ये करते हैं, तो 250 क्वेश्चन हम लोग एसएससी जीडी के कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने पेपर दिया उम्मीद है उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और जो लोग देने जा रहे हैं आशीर्वाद है कि उनका पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है। और ये डिस्कशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आगे बढ़ाइए और दोस्तों में शेयर करिए, अकेले ही फ़ायदा मत उठाइए भाई। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।